आपने जो एनसीईआरटी में देखा है और आप जो मेरे नोट्स देख रहे हो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम कभी सोचा है कि एनिमल्स में भी होते होंगे? आप बोल सकते हो साइनस वेनोसिस वर्ड जो है मतलब एक ऐसा चेंबर रहता है जहां पे पूछ लिया जाता है कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में जब चले जाते हैं फ्रॉग तब कौन से ऑर्गन्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है बच्चों, वैसे तो हम सब किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, है ना। हम हो गए, जानवर हो गए, ये सब कोई किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि हमारी जैसी कई सारी चीजें मतलब डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम कभी सोचा है कि एनिमल्स में भी होते होंगे? हाँ, होते। ऐसा नहीं है शरीर छोटा है तो वो चीजों की कुछ कमी होगी, अरे ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर चीज हमें कुछ अलग तरीके से देखने को मिलती है बट देखने को मिलती है। सो वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स बच्चों। आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जहां पे मैं आपकी बायो एजुकेटर मानुश्री पचौरी मैम आपको ये बताएंगी कि यार जो चीज हमारे अंदर है वो ही चीज ऑलमोस्ट मतलब पूरी तो नहीं बट ऑलमोस्ट चीजें आपको कहां देखने को मिल रही है? फ्रॉग में देखने को मिल रही है, ठीक है बच्चों। वैसे तो मैं आपको एक बताऊं सच्चाई कि यार जो पुरानी एनसीईआरटी है ना उसमें बहुत सारी चीजें दी थी, अर्थवर्म, कॉकरोच, इन सब के बारे में दिया गया था। लेकिन तुम लोगों के लिए ना बहुत सी चीजें उनने कम कर दी और उसको इजी गोइंग बना दिया ताकि तुम लोग उसको अच्छे से पढ़ सको और हर एक चीज को जान सको, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि यार आप लोग ऐसा सोचते हो कि अरे यार ये भी तो था टॉपिक, बट वो था, दैट वाज पास्ट, ठीक है। अब हम प्रेजेंट में हैं और प्रेजेंट में जो चीज है हमें उसे ही पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स बच्चों, ठीक है। तो यार ये चीज ना शुरुआत ही वहीं से होती है जिसका नाम है सेल, है ना। ये सेल वर्ड ना कहीं पीछा नहीं छोड़ रहा है, एक बात ध्यान रखना। और क्यों छोड़े यार, सीधी सी बात है, हम बने ही इसी से हैं। सेल को क्या बोला गया है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। हाँ हमें पता है, लेकिन सेल से ही क्या बनते हैं बच्चों? टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से तुम्हारे ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। यार कहानी सिर्फ इतनी सी है ना कि यार अगर वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो वो भी सारे काम करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग अगर मान लो बैचलर हो, ठीक है, ऑब्वियसली बैचलर ही हो, अभी कितने साल तक बैचलर रहोगे, है ना। अब हमारी बात एक अलग है, अब हम बैचलर तो नहीं रहे, सच तो यही है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग बैचलर हो तो यार ऐसा है ना कि एक टाइम तक तुम लोग डिपेंड रहोगे और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे अपने सारे काम खुद से कर लोगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। तो आप लोग कैसे हो जाओगे? हम बैचलर है लेकिन हम सारे काम खुद से कर लेते हैं, ये बात तो सही है, ठीक है। अब मैं बोलूंगी कि यार मैं बैचलर तो नहीं रही अब, बट स्टिल मैं अपने सारे काम प्रॉपर कर लेती हूँ अच्छे से, एकदम A to Z, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज है यार, यूनिसेल्यूलर। अगर एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ही सेल है तो वो एक ही सेल सारे काम करेगा यार, सारे मतलब कि क्या क्या तुम क्या बोलना चाहते हो? देखो तुम क्या देखोगे वो बताती हूँ। रेस्पिरेशन कर लेगा, डायरेशन कर लेगा, हर चीज, रिप्रोडक्शन तक कर लेते हैं, सब कर लेंगे एक ही सेल से वो लोग सब। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूं हमारी, तो हमारे पास तो मल्टीपल सेल्स हैं, मतलब हम एज अ ऑर्गेनिज्म की बात करें मल्टी सेल्यूलर, या फिर हम एक इंसान ले लें या जानवर ले लें, है ना, बड़े बड़े जानवर ले लें, तो वो सब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या काम करेंगे? सारे वो सेल्स की मदद से सारे काम कर लेंगे। तो यार चाहे वो यूनी हो चाहे वो मल्टी हो, दोनों ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे वो अपना अपना काम एक सेल या बहुत सारे सेल्स से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब उन सेल्स का काम आसान करने के लिए आ जाते हैं हमारे सुंदर सुंदर से टिश्यू बच्चों। तो टिश्यू कैसे बनता है? सेल्स से ही बहुत सारे मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल या मास ऑफ सेल बोल दो,
उसको हमने क्या बोला है बच्चों, टिश्यू बोला है, ठीक है। अब यार टिश्यू को ही अगर मैं बोलूं एडवांस फॉर्म या फिर वो कंटिन्यूअस अगर रहे, है ना, तो उससे अपना का क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। ऑर्गन मतलब कि क्या बोलना चाह रही हूं मैं, तुम्हारा कौन सा ऑर्गन, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है। अब यही सारे ऑर्गन्स बच्चों एक साथ मिलके सारा काम कर ले, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस कर ले, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जैसे कि व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट फिजिकली एंड केमिकली टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं। वैसे तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि ये चैप्टर तुमने 9th में ना बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, टिश्यू जिसको हम बोलते हैं बच्चों। तो यार ये जो चैप्टर है ना तुमने टिश्यू में डेफिनेटली पढ़ के रखा होगा, है ना। आई नो उस टाइम पे कितना बोरिंग लगता होगा ना, यार ये क्या चैप्टर है यार, कितना डिटेल में, छोटे छोटे थे ना तब, लेकिन अब हम क्योंकि बड़े हो गए तो हमें ये चीज पता है यार कि टिश्यू है। टिश्यू में 2 टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। एनिमल में भी हम एपिथेलियल के बारे में, मतलब हमारी स्किन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मस्कुलर भी हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर नर्वस हो गया, है ना, नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू, जहां पे हम ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। बस यही तो कहानी थी यार उस टाइम पे। तो अब वो चीज हमें पता है कि अब वो चीज यहां तो नहीं है इतनी डिटेल में, जो पढ़ा हमने तब पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज यहां आपको जानने का पूरा हक है कि यार वो चीज जो आप पढ़ चुके हो ना उसी का ही वास्ट वर्जन हम यहां पे पढ़ेंगे। टेंशन मत लो, बहुत इजी है, ठीक है। चलो तो अब यार यहाँ पे थोड़ा सा पीछे तुम लोग क्या देख लो, एक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखो जहां पे मैं बता चुकी हूँ कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल है ना वो ही सब कुछ परफॉर्म करते हैं, ठीक है मैम, समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला कि यार सारे फंक्शंस में तुम्हारा रेस्पिरेशन, डाइजेशन सब हो गया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ सेल्स अगर एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया है, टिश्यू बोल दिया है बच्चों। और टिश्यू की स्टडी को हमने क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है मैम, ठीक है। और सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोल देते हैं, सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, ये एक्स्ट्रा चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, वैसे मुझे पता है आप लोग को पता होगी बट स्टिल मैंने बता दी, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आप देखो कि सेल परफॉर्म द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिज्म, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सेल, IMP पता होना चाहिए यार। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यार सेल है तो हम हैं, हम जिंदा ही इसलिए क्योंकि हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है, जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर विद इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस कैरिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। देखो यहाँ पे 2 डेफिनेशन हो गई, एक तुम्हारी डेफिनेशन मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है सेल की, ये सेल की थी, है ना बच्चों। थोड़ी सी मेरे को ना सर्दी हो रखी है ना, तो थोड़ी सी आवाज इरिटेटिंग लगे तो मन में बस रख लेना, बाहर मत निकालना, ठीक है। चलो, दूसरा है तुम्हारा टिश्यू, है ना, ये डेफिनेशन है। नाउ टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन अ डेफिनेट पैटर्न टू फॉर्म द ऑर्गन्स। हाँ भाई, कहानी तो सही है, टिश्यू अगर एक साथ रहते तो एक पैटर्न में रहते तो वहां से हमारे बनते ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में क्या क्या हो गया तुम्हारा, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ इंटरैक्ट करेंगे फिजिकली और केमिकली और बॉडी पे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे बच्चों, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, वो क्या हो जाते हैं, कुछ नहीं, वो ऑर्गन सिस्टम हो जाते हैं, और क्या होंगे, है ना बच्चों। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। And such an organization is necessary to ensure that millions of cells in an organism work together, ठीक है, ताकि ये एक साथ काम कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए और हमारे लिए, हमारी बॉडी को इतना टेंशन ना हो, इतना स्ट्रेस ना मिले यार, है ना। अभी जैसे तुम लोग को एग्जाम का स्ट्रेस है, लेकिन तुम्हारा स्ट्रेस दूर करने हम लोग आए हैं ना, मैं आई हूं ना बायो का स्ट्रेस दूर करने, ठीक है। तो वैसे ये भी है, बॉडी के अंदर ये लोग सब क्या करते हैं, स्ट्रेस दूर करते ताकि एक पे बर्डन ना पड़े बहुत ज्यादा, ठीक है। तो चाहो तो एक बार इसको लिख लो बच्चों, ठीक है, चलो लिख लो।
चलो अब यार हमें जो मेन चीज पढ़नी है ना वो फ्रॉग के बारे में पढ़नी है यार। मतलब इस पूरे चैप्टर में अगर मैं बात करूं ना तो पूरा फ्रॉग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वही इसके ये जो तक क्यूट सा दिख रहा है ना यार, मैंने तो गंदे से गंदे भी देखे बट ये बहुत क्यूट है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो यार इसके बारे में हमें इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है कि बाहर से कैसे दिखता है, एंड एनाटॉमी पढ़नी है कि भाई अंदर अंदर इसकी क्या क्या चीजें चलती रहती है। अब तुम लोग उस स्टेज पे आ गए हो जहां पे मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का मतलब बताने की। क्यों? क्योंकि हम बहुत पढ़ चुके हैं डिटेल में। ठीक है, अब मतलब वो टाइम ही नहीं बचा है कि जहां मैं तुम्हें फिर से बताऊं। यार तुम्हें पता है ना मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है, एनाटॉमी का मतलब ये होता है। तुम लोग अब ऐसे हो गए हो ना बच्चों कि मैडम हमें पता है दोनों का मतलब, आप बस पढ़ाना चालू करो। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो यार ये रहते हैं एम्फीबियंस, है ना। एम्फीबियंस मतलब कि पानी टेरेस्ट्रियल दोनों जगह रहते हैं ये, है ना। और ये चीज मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ एम्फीबियंस के बारे में। ठीक है, वर्टिब्रेट्स रहते हैं ये, दैट बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा क्लास। ठीक है, तो यार याद करो कॉर्डेटा हम पढ़ चुके हैं। कॉर्डेटा में ही हमने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा था, जहां पे मैंने तुम लोगों को फ्रॉग के बारे में बताया था। ठीक है, तो यार ये दोनों जगह रहते हैं, साफ पानी में भी और लैंड में भी। ठीक है, पानी में भी रहेंगे, लैंड में भी रहेंगे, दोनों चीज रहेगी। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? राना टिग्रीना। ठीक है, राना टिग्रीना क्या है इसका साइंटिफिक नेम है, ये याद रखना, है ना। क्यों याद रखना? क्योंकि कभी कभी ना टीचर्स लोगों को चेक करना रहता है तो पूछ लेती है ना, कि तुम लोगों को ये चीज पता है कि नहीं, पता है कि नहीं। और मेक श्योर जो मैंने लिखा है उसी तरीके से लिखोगे और नीचे अंडरलाइन जरूर कर लेना राना टिग्रीना को। ठीक है, रूल्स याद है ना सबको नॉमेनक्लेचर के। आई होप तुम लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा होगा, तो तुम लोगों को सारी चीजें पता है। चलो तो यार ये जो रहते हैं ना हर जगह पाए जाते हैं, ये पूरे इंडिया में ऐसी स्पीशीज है ना कि एकदम बहुत सारी मिलती है ना, तरह तरह के। अभी जस्ट देखो यार, थोड़ी बारिश का मौसम हो जाए या बारिश हो जाए ना, हर जगह कूदते फंदे नजर आएंगे ये। ठीक है, चलो तो यार यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये कैसे रहते हैं? कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्म्स। मतलब कि ये अपना इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं बच्चों, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड। और हम क्योंकि कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं टेम्परेचर, तो उसको हम कौन होते हैं? वार्म ब्लडेड। ठीक है, तो यार ये ना बेचारे थोड़े से ना, बेचारे तो नहीं, बहुत स्मार्ट होते हैं। ये अपने आप के बचाव के लिए बिल्कुल कैसा कर लेंगे कि ये कैमोफ्लेज वाली हरकत करते हैं ये। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए इनमें मिमिक्री रहती है, मिमिक्री करने की टेंडेंसी रहती है। ये क्या करते हैं? मान लो ग्रीन पौधे हैं या फिर मान लो कि कोई बार्क है, तो वहां जाके ये कलर चेंज कर लेते हैं गिरगिट की तरह। ठीक है, ताकि ये अपना बचाव कर सके। ठीक है, तो ये मिमिक्री वाली हरकतें हैं इनकी। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट। अब यार जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जब अगर ये अपने आप को, तब वो क्या करते हैं? सोने चले जाते हैं, है ना। मतलब कि यार बहुत ही फनी चीज है, जब तुम लोगों को अपने आप को रिलैक्स करना रहता है या जब कोई काम काज नहीं रहता है, तो क्या करते हो? सोते हो, आराम से सोएंगे, बेहतरीन, है ना, आराम से उठेंगे। अभी जैसे एग्जाम्स तुम्हारे खत्म होंगे, क्या करोगे तुम लोग? जागे रहोगे? नहीं। चलो मान लो मूवीज भी देख रहे हो, वेब सीरीज भी देख रहे हो, एक टाइम बाद तो सोओगे ही ना, जाके खूब देर देर तक सोगे, सुबह देर देर तक उठोगे। वैसे ही इनके साथ भी है। ये क्या करते हैं ना, ये एक्सट्रीम जब टेम्परेचर, अभी जैसे ठंड का मौसम मान लो, ठंड के मौसम में बहुत नींद आती है। इनफैक्ट गर्मी के भी मौसम में बहुत नींद आती है। ठंड में ऐसा लगता है यार ठंडी है सो जाओ, और गर्मी में ऐसा लगता है थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है तो भी सो जाओ। दिन में सबसे ज़्यादा नींद आती है गर्मी में। तो यार क्या करते हो आप लोग? सो जाते हो, है ना, आराम से सोओगे, आराम से सब सॉर्टेड लाइफ चल रही है, कोई टेंशन नहीं। वैसे इनके साथ भी ये क्या करते हैं? एक्सट्रीम ठंड में और एक्सट्रीम गर्मी में ही जाके सो जाते हैं। ठीक है, तो जब अगर ये समर सीजन में सोते हैं, है ना, अगर ये समर सीजन में सोते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, अगर ये समर सीजन में सो रहे हैं तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एस्टिवेशन। और अगर ये विंटर में सोने चले जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन।
हाइबरनेशन मतलब जब ये ठंड में सोने चले जाते हैं, एंड एस्टिवेशन जब ये गर्मियों में सोते हैं खूब मजे से, कोई दिक्कत नहीं, पूरे गधे घोड़े सब बेच के सो जाते हैं ये, ठीक है। चलो, तो ये था तो नॉर्मल एक जनरल डिस्कशन हो रहा था यार, एम्फीबियंस होते हैं, मिमिक्री कर लेते हैं, राना टिग्रीना इनका साइंटिफिक नेम है। फिर उसके बाद यार ये जो है गर्मी में भी सोते हैं, एक्सट्रीम 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 ठंड में और एक्सट्रीम गर्मी में मस्त आंख बंद करके सोए रहते हैं, ठीक है। चलो, तो एक बार इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, तो अब देखते हैं अपन इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब कि बाहर की चीजें जो हमें दिख रही है। तो यार जो फ्रॉग रहता है ना, फ्रॉग एक तरीके से आप देखोगे मेन चीज उसकी स्किन ही रहती है ना। आप अगर पीछे की तरफ देखोगे फ्रॉग को तो डार्क कलर, ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के, अलग अलग कलर के, ब्लैक कलर के इरेगुलर शेप के धब्बे दिखेंगे। या आप देखोगे आगे साइड का पोर्शन आपको, मतलब प्रॉपर फ्रॉग की बात कर रही हूँ, अलग अलग कलर नहीं बट ज्यादातर इस कलर की अपन बात करें तो आगे का साइड उसका आपको येलोइश कलर का मिलेगा। फिर ये कैसे रहते हैं, ऐसे चिपचिपे से रहते हैं ना, क्यों? क्योंकि इनके पास म्यूकस ग्लैंड रहता है, ठीक है, ताकि ये चीज मतलब चिपचिपे या फिर स्लिपरी टाइप के रहते हैं ये, है ना बच्चों। तो यार ये जो चीज थी फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी थी, जहां पे आप ये देखते हो कि यार स्किन जो रहती है इनके पास वो कैसे क्या काम करती है, स्किन वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करती है ना। मतलब ये पानी ऐसे पीते नहीं है, क्योंकि हमने तो बोला यार ये तो एम्फीबियंस होते हैं, है ना, ये टेरेस्ट्रियल में भी रहेंगे, वाटर में भी रहेंगे, हाँ ये दोनों चीज कंडीशन है। लेकिन ये जो पानी है ना, पानी कौन एब्जॉर्ब करता है, इनकी स्किन करती है, बट ये पानी ऐसे पीते नहीं है। अब ध्यान से देखो तुम लोग, अगर इस डायग्राम में देख रहे होगे तो यार इसका जो डॉर्सल साइड है, बॉडी का जो डॉर्सल साइड है वो ऑलिव ग्रीन कलर का है, जहां पे आपको इरेगुलर डार्क स्पॉट्स देखने को मिल रहा है। ये बाहर का पोर्शन देखो, डॉर्सल मतलब ये पीछे वाला, और आगे का तुम्हें ये येलोइश कलर का दिख रहा है, ठीक है। ये सामने तुम्हें क्या दिख रहा है, माउथ भी देखने को मिल रहा है, ये आगे का पोर्शन ये माउथ है, फिर ये नॉस्ट्रिल्स है, नाक है, फिर ये आईज है ना, आईज है, फिर साइड में तुम्हारी टिम्पैनम दिखाई है। टिम्पैनम मतलब जो आउटर अपीयरेंस रहता है ईयर का, जहां से वो सुनते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो म्यूकस ग्लैंड रहता है, म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द स्किन विच मेक्स द स्किन मॉइस्ट, स्मूथ एंड स्लिपरी, है ना। तो म्यूकस ग्लैंड रहता है, जैसे हमारा भी तो हमारे पास भी म्यूकस ग्लैंड है, चिपचिपा रहता है, ठीक है, या फिर चीजों को वेट रखने के काम आता है, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स को वेट रखने के लिए होता है वो, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे स्किन को मॉइस्ट रखेगा, स्मूथ एंड स्लिपरी, है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं ध्यान से। फ्रॉग एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू द स्किन बट नेवर ड्रिंक इट, पिएंगे नहीं लेकिन हाँ वो एब्जॉर्ब जरूर कर लेंगे पानी को, ठीक है। तो ये था तुम्हारा छोटी सी मॉर्फोलॉजी, और आगे देखते हैं अपन। अब इनका जो हेड रहता है, मतलब जो बॉडी डिवाइड रहता है, वो हेड और ट्रंक, मतलब टेल वेल कुछ नहीं होती है, पूंछ वगैरह नहीं होती है, ना नेक होती है इनमें। तो टेल और नेक इनमें क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना कि यार इनमें ना जो टेल और नेक है ना वो एब्सेंट है ना। आईज एकदम बल्क मतलब बाहर की तरफ निकली हुई है ना, आईज एकदम बाहर की तरफ निकली हुई है, और एक वो मेम्ब्रेन से कवर है ताकि यार पानी अंदर ना जा सके, पानी से वो प्रोटेक्ट करती है वो मेम्ब्रेन। तो उसको हम मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बच्चों, है ना। उनके पास जो आंखें हैं, है ना, ये जो फ्रॉग के पास आंख है उसमें एक मेम्ब्रेन रहती है, इसको हम प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसका नाम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। वो क्या करती है यार, बेचारे अगर पानी में भी रह रहे तो यार पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वो चीज है ना। और इनके पास सुनने के लिए क्या है, हमारा टिम्पैनम है ना, ईयर, इनके पास एक मेम्ब्रेन है जिसको हमने टिम्पैनम बोला है, ठीक है, जो क्या करता है, साउंड को सुनने का काम करता है। अब तुम लोग एक ध्यान से देखो, इनके पास पैर भी है ना, लिम्स भी होते हैं ना, लिम्स, आगे वाले को फोर लिम्ब बोलते हैं, ठीक है, पीछे वाले को हिंड लिम्ब बोलते हैं। तो आगे जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये आगे वाला पोर्शन, और पीछे बड़े बड़े चौड़े चौड़े से बड़े बड़े, तो बड़े बड़े वाले जो हैं वो क्या है, हिंड लिम्स है। तो यार लिम्स की मैं बात करूं तो हिंड लिम्स आर लार्जर एंड मोर मस्कुलर देन फोर लिम्स, है ना। तुम ध्यान से देखो, जो आगे वाले लिम्स हैं, है ना, ये क्या है, तुम्हारे फोर लिम्स है ना, फोर लिम्स है ये, और पीछे वाले क्या है, हिंड लिम्स है, HIND, हिंड लिम्स है, ठीक है। तो फोर लिम्स जो मतलब हिंड लिम्स जो हैं वो ज्यादा
क्या है, मस्कुलर है और बड़े हैं बजाय फोर लिम्स के, क्योंकि यार वो बहुत सारे काम भी करते हैं। तो हिंड लिम्स में देखो कि 5 डिजिट्स रहती है और आगे वाले जो पैर है वो 4 डिजिट्स रहती है, मतलब जैसे 4 आगे है ऐसे और 5 पीछे हैं, लेकिन जो पीछे है ना वो बड़े चौड़े और मस्कुलर रहते। क्यों यार, क्योंकि यार जो फोर लिम्स और हिंड लिम्स है ना वो बहुत सारे काम करने मदद कर रहे हैं यार। अब ये फुदकते रहते हैं ना, है ना, स्विमिंग भी करेंगे, फुदकेंगे भी, फिर उसके बाद बरोइंग का भी काम करेंगे। अगर इनको छुपना है कहीं से तो खोद खाद के अंदर घुस जाते हैं, है ना, वॉक करने के काम आते हैं, है ना। तो द फोर लिम्स एंड द हिंड लिम्स हेल्प्स इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग। लीपिंग मतलब कि क्या बोल रहे हैं अपन कि यार पहले तो ये स्विम कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, फुदक रहे हैं, फुदकने को बोलते हैं जंप करने को। एंड बरोइंग मतलब कि ऐसे खोद के अंदर घुस जाना मिट्टी को, ठीक है। फीट हैव वेब्ड डिजिट दैट हेल्प्स इन दी स्विमिंग, है ना। तो ये जो फीट जो दिख रहे हैं वो क्या काम करते हैं, इनको स्विमिंग करने में ऐसे पैड जैसे लगे ऐसे, है ना, जैसे अपन करते हैं ना स्विमिंग वैसे। अब यार यहाँ पे ना एक कहानी है, समझो, ये डायमॉर्फिज्म होता है। डायमॉर्फिज्म मतलब कि यार मेल और फीमेल तुम लोगों को क्लियरली समझ में आएगा कि यार मेल कौन सा और फीमेल कौन सा। अब मेल में ना यार आवाज, उनका वोकल कॉर्ड, है ना, प्लस उनके पास कॉर्पुलेटरी पैड्स होते हैं, है ना, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जब हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो यार यहाँ पे देखो, एक मिनट, है ना, कलर चेंज कर लेती हूँ। तो यार मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल फ्रॉग बाय साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। उनके पास यहाँ पे वोकल सैक रहता है, ये इधर है ना, माउथ के यहाँ कहीं वोकल सैक रहता है। एंड उनके पास क्या रहता है, कॉर्पुलेटरी पैड्स रहते हैं। तो फोर लिम्स मतलब आगे के जो पैर रहते हैं ना, यहाँ कहीं उनके पास क्या रहते हैं, कॉर्पुलेटरी पैड्स रहते हैं, जो क्या करते हैं, मान लो ये है फीमेल फ्रॉग, है ना, ये मान लो मेल फ्रॉग है। जस्ट इमेजिन दिस कि यार ये मेल फ्रॉग है और इस यहाँ पे है फीमेल फ्रॉग, यहाँ पे क्या है बच्चों, फीमेल फ्रॉग है। तो यार ये उस पे ना ऊपर जाके बैठ जाएंगे, ये उस पे क्या करेंगे, जाके बैठ जाएंगे। और ये जो है इनके पास यहाँ पे आगे साइड ही क्या है, कॉर्पुलेटरी पैड्स है, ताकि फिर वो आगे रिप्रोड्यूस कर पाए। तो मतलब फीमेल ऐसी है, फीमेल ऐसी बैठी है, मेल उसके ऊपर आके बैठ गया है, ठीक है, वैसा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। तो तुम लोग ये लिख लो यहाँ पे। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अनाटमी, मतलब कि अंदर के इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, रेस्पिरेटरी देखेंगे, सर्कुलेटरी देखेंगे, एक्सक्रीटरी देखेंगे, इवन हम इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के भी बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत ईजी है, जैसे हमारे में बहुत सारी चीजें हैं ना, वैसी मिलती जुलती बहुत सारी चीजें इनमें हैं। अब तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में ये सारे सिस्टम्स के बारे में डिटेल में पढ़ के आए हो, लेकिन हाँ वास्ट वर्जन हमें इस साल भी पढ़ना है। लेकिन ऐसा है कि वर्ड्स ऐसे तो तुम लोग को आराम से समझ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सुना नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो यार हम जो डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी एंड सारी चीजें जो बिल्कुल वेल डेवलप्ड है। तो शुरू करते हैं बच्चों, है ना। ये डायग्राम तुम्हारा बुक में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर ये आप लोग को पता रहे, ठीक है। तो सारी चीजें आप ध्यान से देखो। तो यार इनमें भी ईसोफेगस होता है, लिवर होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन, रेक्टम, है ना, क्लोएकल अपैरेटस, अपर्चर वो मैं डिस्कस करूंगी। क्लोएका क्या होता है, गॉल ब्लैडर इनमें भी होता है बच्चों, हार्ट भी अच्छा खासा इनमें होता है, ठीक है। हार्ट भी देख लो आप, हार्ट भी देखने को मिलेगा, लंग्स है, फैट बॉडी, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, हर चीज रहती है, ठीक है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं 1 by 1 इसको, ठीक है, ताकि हमारे लिए ये काफी ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। तो देखो यार, अब यार जैसे हमारे अंदर होता है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी रहेंगे और एलिमेंट्री कैनाल रहेगा, मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे कैनाल से और ग्लैंड से बना है। तो वैसे यहाँ पे भी इनके पास एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या रहते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, वही चीज है। तो लेकिन इनकी जो बात करूं, इनके पास छोटा डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल रहता है और इनकी इंटेस्टाइन्स भी छोटी रहती है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, कार्निवोर्स रहते हैं, कार्निवोर्स जो फ्लैश वगैरह खाते हैं,
ठीक है, मीट हो गया या फ्लैश वगैरह खाना या दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाना, ठीक है, एनिमल्स को खाना, उसको हम बोलते हैं। तो इनमें भी फेरिंग्स रहते हैं, जो फेरिंग्स कनेक्ट रहता है माउथ से, बकल कैविटी से, फिर उसके बाद वहां से क्या होता है बच्चों, इसके नीचे, जैसे हमारे अंदर, मैं अपना ही एग्जांपल देके बताती हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। तो माउथ के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर नीचे ये क्या होता है, यहाँ से ईसोफेगस शुरू हो जाता है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो इनके पास भी फूड पाइप है, मतलब ईसोफेगस है, छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बट है ना। फिर उसके बाद ईसोफेगस के बाद क्या आ जाता है बच्चों, स्टमक आ जाता है। तो इनके पास भी स्टमक है यार, है ना। ईसोफेगस के बाद हमारा खाना जैसे जाता है ना स्टमक में, वैसे इनका भी खाना स्टमक में चला जाता है। फिर स्टमक के बाद खाना कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना, इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर रेक्टम में जाएगा, फिर फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे हमारे पास एनस होता है, हमारे पास एनस होता है खाना अनडाइजेस्टेड फूड बाहर करने के लिए, इनके पास क्लोएका होता है बच्चों, क्लोएका, ठीक है। इनके पास क्या रहता है, क्लोएका रहता है, जहां से वो खाना या वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। ओके, नाउ क्लोएका क्या है, इट इज शेयर्ड चेंबर आफ्टर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। इट इज टू रिलीज द एक्सक्रीटरी एंड जेनाइटल सिक्रीशंस। क्लोएका में दोनों चीजें एक्सक्रीशन का काम करता है, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो भी रिलीज करता है, प्लस यहाँ पे आप देखो तो जेनाइटल, जितना भी आप बोल सकते हो कि मेल से रिलेटेड अगर हम जेनाइटल सिक्रीशंस की बात करें तो वो भी क्या करता है, एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन अभी क्लोएका इतना जान लो कि क्लोएका वेस्ट निकालता है, ठीक है। अभी आगे हम 2-3 स्लाइड्स बाद आगे ये चीज और पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो यार, इनमें भी पैनक्रियाज रहते हैं, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूसेस रहते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। टंग रहती है इनके पास, जो क्या फूड को कैप्चर करने में, ना लंबी सी टंग रहती है इनकी, है ना, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। स्टमक रहता है, स्टमक में HCl रहता है, गैस्ट्रिक जूसेस और HCl जो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना। हमारी बॉडी के अंदर भी तो यही है ना, HCl है, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, वही सिंपल वही चीज है बच्चों। फिर काइम क्या होता है, काइम या चाइम कुछ भी बोल लो, तो यार जब वो अनडाइजेस्टेड या जो हाफ डाइजेस्टेड फूड रहता है ना, उसको हम काइम बोलते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार ये टर्म ना हम हमारे डाइजेशन में भी जब पढ़ेंगे ना तब ये वर्ड्स आते हैं, सारे वर्ड्स आते हैं, ठीक है। नाउ ये जो काइम है ये कहाँ जाता है, स्टमक में, और स्टमक से डियोडेनम में। डियोडेनम क्या है, इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, इंटेस्टाइन का पार्ट है ये, है ना, समझो, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। चलो तो अब यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन इज डियोडेनम, जो पहला पार्ट रहता है इंटेस्टाइन का, जो पहला पार्ट रहता है उसको हम डियोडेनम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइल रहता है वो कहाँ से मिलता है इनको, गॉल ब्लैडर से, और पैनक्रियाटिक जूसेस कहाँ से मिलते हैं, पैनक्रियास से। बाइल कहाँ से मिल रहा है, गॉल ब्लैडर से, एंड पैनक्रियाटिक जूसेस पैनक्रियास से। और बाइल का काम क्या है, ये इम्पल्सिफाई कर रहा है फैट को, और जो पैनक्रियाटिक जूस है बच्चों उसका काम क्या है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। किसके डाइजेशन में, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। 2 चीज बताई मैंने। बाइल जो है ना, बाइल की अगर मैं बात करूं तो बाइल कहां से मिल रहा है, गॉल ब्लैडर से, ठीक है। एंड पैनक्रियाटिक जूसेस कहां से मिल रहे हैं बच्चों, पैनक्रियास से। समझ में आया, ठीक है। नाउ तो बाइल का काम क्या है कि फैट को इमल्सिफाई कर रहा है, और पैनक्रियाटिक जूसेस का काम क्या है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गट मतलब इंटेस्टाइन, गट जो है यहाँ पे जो डाइजेशन है ना इनका फाइनल आके रुक जाता है ना। फ्रॉग का इंटेस्टाइन लिख देती हूं मैं, जो फ्रॉग है ना उनका डाइजेशन फाइनली इंटेस्टाइन में आके रुक जाता है, और इनके पास भी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, विलाय और माइक्रोविलाय, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। थोड़ी कहानी जैसी सुनो, मैं बताती हूँ। इनने मान लो जबान है ना, अपना जो टंग है वहां से इनने कोई भी जानवर खा लिया, कोई भी छोटा सा जानवर खाया, ठीक है। फिर वो बकल कैविटी, फिर वो ईसोफेगस तक गया, ईसोफेगस में जाने के बाद फिर वो स्टमक पे गया, ठीक है। फिर वहां से बाइल भी आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूसेस भी आ रहे हैं, और स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस तो हैं। ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, डाइजेशन का काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो खाना कहाँ गया, सीधा सीधा
एब्जॉर्ब होने के लिए कहाँ गया, हमारे इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले पार्ट में, हमारे नहीं फ्रॉग के। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, क्लोआ के थ्रू बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं इंटेस्टाइन में बात करूं तो वहां पे क्या रहता है, विलाई और माइक्रोविलाई रहती है जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो माइक्रोविलाई क्या रहता है, दीज आर द मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट रहती है, इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन्स में। और ये क्या काम करती है, फूड को एब्जॉर्ब करने का भी काम करती है और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। IMP लिख लेना बेटा इस बात पे, क्योंकि चाहे वो ह्यूमन का डाइजेशन हो चाहे वो फ्रॉग का, पूछ लिया जाएगा। तो सॉलिड वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, रेक्टम में। रेक्टम मतलब थोड़े टाइम के लिए वो अनडाइजेस्टेड फूड वहां पे रहता है, जैसे हमारे अंदर भी वैसे ही है। हमारे अंदर भी जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है ना वो थोड़े टाइम के लिए रेक्टम में रहता है एंड फिर एनस से बाहर निकल जाता है। वैसे ही इनके साथ भी है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो थोड़े टाइम तक के लिए रेक्टम में रहेगा एंड रेक्टम से फिर क्लोएका के थ्रू ये बाहर चला जाएगा। इजी है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो चाहो तो ये थोड़ा देख लो, तुम लोग लिख लो। चलो अब पढ़ते हैं आगे, रेस्पिरेशन इन वाटर। यार कहानी सिर्फ इतनी है कि मान लो अगर यार मैंने जैसे कि बताया वो एम्फिबियंस होते हैं, ठीक है, मतलब पानी में भी रहेंगे लैंड में भी रहेंगे, ठीक है। तो मान लो जब वो पानी में रह रहे तो रेस्पिरेशन क्यूटेनियस मतलब स्किन के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं बच्चों, स्किन के थ्रू। थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 1 मिनट, है ना। किसके थ्रू कर रहे हैं, ये स्किन के थ्रू कर रहे हैं, है ना। 1 सेकेंड, है ना, स्किन। तो यहाँ पे पानी में अगर मैं बात करूं तो यार पानी में ना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रहती है। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रहती है तो डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या करते हैं, आप बोल सकते हो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो थ्रू द स्किन डिफ्यूजन एक्सचेंजेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन दी वाटर, है ना। पानी में हमेशा याद रखना, पानी में जो लोग रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अब आप 11th में आ गए हो, आपको पता होगा डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब जो लोग लैंड में रहते हैं, मतलब जो फ्रॉग लैंड में रहते हैं तो उनके पास लंग्स रहते हैं ब्रीद करने के लिए। इसके अलावा द बकल कैविटी, स्किन एंड द लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आपसे पूछा जा सकता है कि यार वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार बताओ फ्रॉग पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए बकल कैविटी, स्किन, लंग्स, सब, ठीक है। और इनके पास पेयर ऑफ, है ना, पेयर ऑफ पिंक सैक और लाइक ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है, जो कि ट्रंक साइड मतलब थोरेक्स साइड देखने को मिलेगा, ऐसे सैक जैसे, झोला जैसा स्ट्रक्चर पिंकिश कलर का। एंड वहां पे क्या करता है, एयर जो रहती है, एयर कैन एंटर्स द बकल कैविटी थ्रू द नोज, मतलब नाक से वो सांस लेंगे और वो कहाँ जाएगी, सीधा बकल कैविटी में, एंड बकल कैविटी से वो कहाँ जाएगी, लंग्स में, ठीक है, वहां से सीधा लंग्स में जाएगी। तो यार कहने का मतलब ये कि, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि यार ये तो लैंड वाली कहानी है, लंग्स वाला सिस्टम पूरा लैंड का है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि यार ये स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करते, तो जब ये एस्टिवेशन और हाइबरनेशन मतलब एक्सट्रीम गर्मी में और एक्सट्रीम ठंडी में जब ये सोने चले जाते तब ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ठीक है बच्चों। तब ये किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, स्किन के थ्रू। और इसको लिख लो IMP फटाक से, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में जब चले जाते हैं फ्रॉग तब कौन से ऑर्गन्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख लो आप लोग जल्दी से। चलो तो अब देखते हैं हम फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यार सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जैक्टली वैसी है जैसी हमारे अंदर रहता है। हाँ ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें थोड़ी अलग भी हैं, बट हम जैसा जो पहले से पढ़ चुके कुछ वर्ड्स जैसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, ये सारी चीजें हमें पता है बच्चों, है ना। वैसी सेम चीजें हमें फ्रॉग में देखने को मिलती है। तो फ्रॉग में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, मतलब इनमें आपको प्रॉपर आर्टरीज देखने को मिलेगी, वेन्स देखने को मिलेगी, ठीक है, लिम्फ देखने को मिलेगा,
लिम्फ जो बिल्कुल आपके ब्लड से एकदम अलग रहता है, जो कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है ना। और अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग में कितने चेम्बर्ड हार्ट रहते हैं? 3 चेम्बर्ड। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम में, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो तो इनके पास कैसा रहता है? वेल डेवलप्ड, क्या रहता है बच्चों? वेल डेवलप्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, जहां पे आपको लिम्फेटिक सिस्टम्स भी देखने को मिलेगा, मतलब हार्ट रहेगा, आर्टरीज, ब्लड मेकअप, द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, है ना। लिम्फ भी रहते हैं, और लिम्फ कहां फ्लो करते हैं? इनके पास लिम्फ के लिए जो अदर देन ब्लड, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें हम जो ब्लड की बात करते हैं उसमें रेड कलर इसलिए रहता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इनमें लिम्फ में ना आरबीसी नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स नहीं होते बच्चों, इस कारण ये क्या रहता है? व्हाइट कलर या फिर कलरलेस, इसको लिक्विड बोलते हैं हम लोग। तो अगर मैं बात करूं लिम्फ की, तो लिम्फ में अगर आप ध्यान से देखो तो यार ये जो लिम्फ है ये कहाँ फ्लो, इनके लिम्फ ट्यूब्स रहते हैं, जैसे ब्लड के ब्लड ट्यूब्स रहते हैं या वेसल्स रहते हैं, वैसे लिम्फ जहां फ्लो करते हैं उनको हम लिम्फेटिक नोड्स या फिर ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रॉपर वहां पे लिम्फ फ्लो होता हुआ नजर आएगा। तो हार्ट कैसा है यार? हार्ट है इनका 3 चेम्बर्ड, पहली बात तो ये है, ठीक है। इनमें आपको 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, आर्टरिया मतलब ऑरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल देखने को मिलता है। तो हमारा हार्ट भी सराउंडेड रहता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी IMP लिख लो प्लीज, है ना। जैसे हम अपने हार्ट की बात करते हैं वैसे इनके भी हार्ट की बात करते हैं, तो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, है ना। तो यहां तक की कहानी तो तुम लोग को समझ में आ गई है। फिर उसके बाद मैं बात करूं, इधर ए आएगा, एस नहीं आएगा, ठीक है। द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड दी साइनस वेनोसिस कनेक्ट दी राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में आप बोल सकते हो साइनस वेनोसिस वर्ड जो है, मतलब एक ऐसा चेंबर रहता है जहां पे एट्रियम के पास जो है वो ब्लड जो है वो क्या होता है? कलेक्ट होता है बच्चों, ठीक है। नाउ अब जो ये ला रहा है वो कौन ला रहा है? ब्लड वेन लाती है जिसका नाम है वेना केवा, ठीक है। तो वेना केवा एक वेन होती है बच्चों, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द ब्लड टू दी हार्ट, है ना। तो हार्ट में जो लेके आ रहा है ब्लड वो है वेना केवा, ठीक है ना। अब यहां पे देखो कि एक ट्रायंगुलर शेप का, है ना, आप अगर देखो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर शेप तो आपका साइनस वेनोसिस हो गया, ठीक है। 2 वर्ड्स है जो इंपॉर्टेंट है आपको याद करने, एक साइनस वेनोसिस जो कि ट्रायंगुलर शेप का है, फिर एक आता है आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोला है? कैनस आर्टरियोसिस, ठीक है। इसको मार्क कर लो। तो ये क्या है? द कैनस आर्टरियोसिस टेक्स ओवर फ्रॉम द वेंट्रिकल, ठीक है। इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑन द वेंट्रिकल साइड, मतलब आप देखो यहाँ पे वेंट्रिकल साइड में आप देखोगे कि तो एक ये अटैच्ड है सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोला है? कैनस आर्टरियोसिस। तो हार्ट जो है, जब मान लो ब्लड फ्लो होता है हार्ट से पूरी बॉडी में, तो वो किसके थ्रू होता है? आर्टरीज के थ्रू। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आर्टीरियल सिस्टम। जब हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करे बच्चों तो उसको हम बोलते हैं आर्टीरियल सिस्टम। लेकिन वेन ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम द वेरियस रीजन टू द हार्ट। अब वेरियस ट्रांसपोर्ट मतलब वेरियस बॉडी के पार्ट से ब्लड लेके हार्ट तक पहुंचाने का जो काम कर रही है वो वेन्स करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेनस सिस्टम। 2 सिस्टम हो गए, आर्टरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम। आर्टरियल सिस्टम कौन सा हो गया? हमारे हार्ट में जो ब्लड, हमारे नहीं, फ्रॉग के हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो सीधा बॉडी तक ले जाने का काम, और बॉडी से पूरा ब्लड लेके हार्ट तक लाने का काम वेन करे तो उसको वेनस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक की कहानी क्लियर है तुम लोगों को। और भी कुछ पोर्टल्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है यार, अकेला हार्ट तो है नहीं, हेपैटिक भी है, ठीक है, किडनी भी है, बहुत सारी चीजें। तो यार यहाँ पे आप देखो हेपैटिक पोर्टल, आपको एनसीईआरटी में एक टर्म दिया होगा हेपैटिक, विच इज रिलेटेड टू दी लिवर, ठीक है। दिस वेन्स कनेक्ट्स द लिवर एंड द स्टमक। तो हेपैटिक पोर्टल क्या होता है बच्चों? ऐसी वेन्स जो लिवर और स्टमक को कनेक्ट करे। फिर आपका किडनी वाला भी आता है जिसको हम रीनल पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। रीनल वर्ड जहां भी आए समझ जाना किडनी की बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है? अ वेन दैट कनेक्ट्स दी किडनी विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिर ब्लड क्या होता है यार? ये तो तुम लोग को पहले से ही पता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जहां तुम लोग बोलो यार ब्लड क्या होता है, ऐसे काटो और एकदम खून सामने, है ना।
है ना। तो यहाँ पे देखो, तो ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जिसको हम इरिथ्रोसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। या जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी ना सर्कुलेशन वाला, ये वर्ड्स ना बार बार आएंगे, है ना। इरिथ्रोसाइट हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया एंड प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ल्यूकोसाइट आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? हाँ, लिख देती हूँ मैं। ल्यूकोसाइट आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं, ठीक है। हमारे नहीं, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं। एंड थ्रोम्बोसाइट्स हम प्लेटलेट्स को बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना, प्रेजेंट रहते हैं। लिम्फ की अगर मैं बात करूं तो आरबीसीज उसमें नहीं होती है, ठीक है। तो आरबीसी इंक्लूडेड न्यूक्लियाई एंड रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। यार इंटरेस्टिंगली बात ये जानने की है कि हमारे अंदर जो आरबीसी होती है वो ई न्यूक्लिएटेड रहती, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन इनकी जो आरबीसी होती है बच्चों, इनमें न्यूक्लियस होता है। और ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, में प्लीज इसको लिख लो, है ना। इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यूज में। सो ब्लड इज नॉट द सेम एज लिम्फ, इट हैज नो आरबीसीज एंड ओनली अ फ्यू प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स एंड डब्ल्यूबीसीज होते हैं लिम्फ में, ये हमें पता है, ठीक है बच्चों। यहां तक तो था तुम्हारा इनका फ्रॉग का, नॉट तुम्हारा, फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको नोट डाउन कर लो। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, ब्लड कैरीज द न्यूट्रिएंट्स। अब हमें पता है यार कि ब्लड है तो वो बहुत सारे अपने साथ साथ अच्छी चीजें और खराब चीजें सब लेके आएगा, है ना। चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, गैसेस हो, वेस्ट हो, सब लेके आएगा, है ना। तो यही तो फंक्शन होता है ब्लड का, ठीक है। लोकेशन ड्यूरिंग द सर्कुलेशन, द पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द मस्कुलर हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सर्कुलेशन। हमें पता है, अगर जहाँ पे सर्कुलेशन की बात करें, मतलब हार्ट है, हार्ट पंप करेगा तो ही सर्कुलेशन होगा। ब्लड, हमें ये भी पता है बच्चों कि ब्लड जो है न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट, सारी चीजें लेके अपने साथ आता है। जो वेस्ट रहती है उसको बाहर निकाल देता है, जो यूजफुल रहती है वो वापस सर्कुलेट होती है, ठीक है। अब क्योंकि यहां तक ये बात आ गई है वेस्ट 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 वेस्ट, तो अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉग में बच्चों कैसा रहता है? तो वेल डिफाइंड रहेगा, एकदम वेल डेवलप, तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि तुम्हें किडनी भी देखने को मिल रही है, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्लोएका भी है, यूरिनरी ब्लैडर भी है, सब चीज है, ठीक है। एनसीईआरटी में ना एकदम एक साथ इतना सारा दिया गया है ना, मतलब आपने से जब पन्ने पलटाए होंगे तो आपको लग रहा होगा मन ही नहीं हो रहा है पढ़ने का। बट अब देखो कि जब मैं आपको कितना इजी फॉर्म में लेके आई हूं बच्चों, मतलब आपने जो एनसीईआरटी में देखा है और आप जो मेरे नोट्स देख रहे हो, ठीक है, आपको लिटरली समझ में आ रहा होगा कि नहीं, ये चैप्टर बहुत इजी है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो बिल्कुल यहीं से ही पढ़ना है। तो ईच किडनी, यहाँ पे जो आप किडनी देख रहे हो, ठीक है, ये बहुत सारे इनमें क्या रहते हैं बच्चों, नेफ्रॉन्स देखते हैं, जिसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से बोलते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी है, मैंने जैसे कि तुम लोग को बताया यार, हमारे अंदर और इनके अंदर ऑलमोस्ट तुम्हें चीजें ऐसी देखने को मिलेगी। हाँ, हमें पता है, हमने टर्म सुने, हमने ये सारे टर्म सुने बच्चों, ठीक है। तो आप लोग कभी ऐसा ये नहीं बोलोगे कि नहीं आ रहा समझ में, ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेफ्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन को क्या बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। जैसे हमारा हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, वैसे ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन को बोला गया है, ठीक है। तो मेल फ्रॉग की मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट है ना, मैं पहले बता दूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग इसको बहुत ध्यान से देखना और सुनना भी, ठीक है। कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो मेल की मैं बात करूं, मेल फ्रॉग की, तो द किडनी इमर्जेस 2 यूरेटर्स, 2 यूरेटर रहते हैं, ठीक है, 2 कहानी है यूरेटर की, और उनके पास क्या रहता है, यूरोजेनाइटल डक्ट, है ना। वो जो यूरेटर है वो यूरेटर यूरोजेनाइटल डक्ट की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यूरिन के साथ साथ जो वेस्ट वगैरह, यूरिन जो वेस्ट है उसके साथ साथ जो भी उनका हम जेनाइटल पार्ट की बात करते हैं, स्पर्म्स वगैरह की बात करते हैं, वो वहीं से ही ट्रेवल होता है और वो सीधा कहाँ जाता है, क्लोएका में, ठीक है। लेकिन अगर मैं फीमेल में बात करूं, फीमेल की अगर बात करूं तो यार उनमें ये चीज अलग अलग होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरे कलर से मार्क करती हूँ यार ये बात को मैं,
है ना। तो फीमेल में जो यूरेटर है एंड द ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका, है ना। कहानी समझ रहे हो, मतलब ये वो ही चीज है कि यार यूरेटर है, यूरेटर वेस्ट तो लेके आ रहा है, बट यूरेटर साथ ही साथ में उनके स्पर्म्स भी लेके आ रहा है, और ये सीधा कहाँ जा रहे हैं, क्लोएका में। लेकिन फीमेल फ्रॉग में, है ना, ये कहानी थी मेल की, फीमेल फ्रॉग में ओविडक्ट अलग है, यूरेटर अलग है, ठीक है, दोनों का पाथ अलग अलग है, ठीक है। तो यहां से आप समझते हो। लेकिन फ्रॉग जो है वो किस चीज का वेस्ट निकालते हैं, यूरिया का, है ना। तो हम नाइट्रोजनस वेस्ट में अगर हम बोले तो वो कौन सा वेस्ट निकालते हैं, यूरिया, इसलिए अपन इसको यूरोटेलिक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी से समझ में आए, एंड प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ये जो होते हैं फ्रॉग्स वो कैसे रहते हैं, यूरोटेलिक, मतलब कि ये वेस्ट में क्या निकालते हैं बच्चों, यूरिया निकालते हैं, ठीक है। सो एक्सक्रीटरी वेस्ट आफ्टर बीइंग कैरीड बाय द ब्लड इनटू द किडनी इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड, ठीक है। तो जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ठीक है, वो ब्लड लेके तो आता है, फिर उसके बाद वो किडनी ही है जो उसको सेपरेट करती है, ब्लड तो है किडनी तक तो आएगा ही आएगा, है ना। फिर उसके बाद किडनी में क्या होगा, वो चीज सेपरेट होएगी, जो वेस्ट रहेगा फिर वो बाहर निकल जाएगा क्लोएका के थ्रू, ठीक है, समझ में आया। तो ये थी कहानी काय की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि यार आप बस इतना बता दो, मेल और फीमेल में यूरेटर, ओविडक्ट, है ना, यूरोजेनाइटल, ये सारी कहानी पूछी जा सकती है कि किस में सेम रहता है और किस में सेपरेट रहता है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लो बच्चों। तो ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। याद करो 10th क्लास में तुम लोगों ने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने यार ये चीज पढ़ी थी कि यार कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए ना हार्मोन्स का होना बहुत जरूरी है। वैसी सेम चीज ना फ्रॉग में भी है यार। फ्रॉग की अगर मैं बात करूं ना तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों मिलके ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। बच्चों देखो, नर्वस सिस्टम की तो बात ठीक है, नर्वस सिस्टम तो मैं पढ़ाऊंगी ही, लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रॉग में पर्टिकुलर हार्मोन्स की, तो यार एक्चुअली इनमें भी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इनमें भी क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स क्या हेल्प करते हैं, इनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। अब वो हार्मोन्स बहुत सारे, जैसे कि तुमने सबने नाम सुना होगा, क्या क्या नाम, तुम्हारा कौन सा हो गया, तुम्हारा नहीं, फ्रॉग का हो गया, है ना, थायराइड हो गया, थायराइड हो गया, पीनियल हो गया, है ना, पीनियल ग्लैंड हो गया, या फिर आप बोल दो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी हो गया, है ना। पिट्यूटरी के अलावा पैराथायरॉइड बोल दो, पैराथायरॉइड, है ना, पैराथायरॉइड हो गया, थाइमस हो गया बच्चों, थाइमस हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, गोनैड्स हो गए, गोनैड्स हो गए, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है बच्चों, जो ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इनमें हार्मोन्स जो है ये पूरे पूरे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, फ्रॉग्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में केमिकल्स के साथ साथ न्यूरल, मतलब इसका नर्वस सिस्टम के साथ साथ केमिकल्स की भी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, और उन केमिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लेना। थायराइड, पीनियल, है ना, पैराथायरॉइड हो गया, पिट्यूटरी, थाइमस, है ना, गोनैड्स, है ना, ये सारे हार्मोन्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे किनमें, फ्रॉग में। अब यार नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं तो तुमसे अगर मैं पूछूं कि यार नर्वस सिस्टम किन चीजों से मिलकर बनता है, तो तुम बोलोगे कि मैम नर्वस सिस्टम जो रहता है वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू देखने को मिलता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, तुम्हारा ब्रेन एंड, नहीं तुम्हारा नहीं, फ्रॉग का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वो बार बार तुम्हारा इसलिए निकल रहा है क्योंकि वो ऑलमोस्ट चीजें सेम है उसमें, ठीक है। तो क्या हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन, है ना, एंड स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलता है। और पेरिफेरल भी होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या देखने को मिलता है, जिनसे ये आसपास जिनकी कवरिंग देखने को मिलती है। तो ब्रेन में तुम्हें क्रेनियल की देखने को मिलेगी एंड स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन में तुम्हें क्रेनियल देखने को मिलेगा, है ना, क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड में
स्पाइनल नर्व्स देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी होता है, ध्यान से देखना। पहला मैंने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा जहां पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, दूसरा पेरिफेरल होता है जहां पे तुम्हें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स देखने को मिलती है, तीसरा तुम्हारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है जहां पे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखने को मिलता है। सिंपैथेटिक मतलब कोई भी चीज वो इंक्रीज कर देता है, चाहे वो हार्ट रेट हो, ब्लड का फ्लो हो, है ना, सर्कुलेशन हो, एक्सक्रीशन हो, उसको बढ़ा देता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक उसको कम करता है, ठीक है, डिक्रीज करने में हेल्प करता है। नाउ अब आप देखना जो ब्रेन की कवरिंग होती है वो किसके थ्रू होती है। अगर आप हमारा भी देखो स्कल वगैरह की अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्रेन है वो कवर्ड है ना, प्रोटेक्टेड है, किसमें, क्रेनियम में, है ना। तो यहाँ पे इनका भी वही है कि जो ब्रेन है वो एनक्लोज्ड है क्रेनियम में, है ना। और इसमें कितने पेयर्स रहते हैं, 10 पेयर्स रहते हैं क्रेनियल नर्व्स के। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्लीज इसको लिख लो यार, है ना, प्लीज इसको मार्क कर लो कि यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार फ्रॉग में कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं। सो योर आंसर शुड बी 10, 10 होते हैं, याद रखना, ठीक है। यहां पे मैं साइड हो जाती हूं, एक बार देख लो तुम लोग ध्यान से, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो ब्रेन जो रहता है, जैसे हमारा ब्रेन डिवाइड होता है ना 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, वैसे इनमें भी वही होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, है ना। इसके अलावा इनके पास क्या रहता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स रहता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहता है, मतलब ऐसा डिवाइड कर लो अगर आप, सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंड अनपेयर्ड, है ना, अनपेयर्ड डायंसिफेलॉन, है ना, यहाँ पे फोर ब्रेन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो क्या काम करता है, रेगुलेट करता है। ये डायंसिफेलॉन का काम क्या रहता है कि यार ये क्या, स्लीप को, है ना, स्लीप मतलब सोने की साइकिल को, या फिर हम गोनैड्स बोले उसको, क्या करता है, ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ अब आपको क्या, ऑप्टिक पेयर, मतलब मिड ब्रेन में आपको ऑप्टिक पेयर देखने को मिलेगा, है ना। पीछे साइड अगर बात करूं, हिंड ब्रेन पीछे, मतलब हमारा नहीं, फ्रॉग की बार बार बात कर रही हूं, बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन दी वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड जो रहेगा वो कवर्ड रहेगा किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है वो स्पाइनल नर्व से बनता है, लेकिन वो कवर्ड किसमें रहता है, वर्टिब्रल कॉलम में। पीछे की तरफ हिंड ब्रेन में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम रहता है, याद रखना, IMP पहले ही लिख दे रही हूं, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब यार फ्रॉग्स में ना सेंसेस भी होते हैं, टच के, स्मेल के, टेस्ट के, ठीक है, आईज के, देखना, सुनना, ये सारे सेंसेस रहते हैं, है ना। तो देखो अगर आप ध्यान से, डिफरेंट सेंसेस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन दी फ्रॉग, जैसे कि ये वाला सेंसरी पेपिलाई टच के लिए रहता है, टच, ये टेस्ट के लिए रहता है बच्चों, ये टेस्ट के लिए, ये स्मेल के लिए, नेजल एपिथेलियम ये स्मेल के लिए, ये आई वाला तो विजन के लिए, ये विजन के लिए, और ये एक्सटर्नल ईयर जो है वो हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। तो यार अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आई और जो ईयर है वो वेल डेवलप्ड है ना। मैंने जैसे कि बताया था, आंखें उनकी बड़ी बल्ज रहती है, टिम्पैनम रहता है बाहर की तरफ, ताकि वो देख सके और सुन सके, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट जल्दी से। चलो तो अब बढ़ते हैं फाइनल चीज जो हमें पढ़नी है इसकी, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल फ्रॉग में कैसा रहता है, कंप्लीटली अलग रहता है, ठीक है। मतलब मेल में अगर मैं बोलूं तो एक कॉमन पाथवे होता है बच्चों, लेकिन फीमेल में सेपरेट पाथ रहता है ओवा के लिए, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम देखो जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है, तो यार यहाँ पे रहते हैं कितने, 10 से 12 वास एफरेंशिया, 10 to 12 वास एफरेंशिया रहते हैं। तो ये जो पेयर ऑफ ओवल टेस्टीज है ना, ओवॉइड शेप की रहती है, ये क्या काम करेगी, स्पर्म बनाने का काम करेगी, ठीक है। और ये जो जाता है सीधा पहले कहाँ जाता है, वास एफरेंशिया में, जो कि कितनी नंबर में प्रेजेंट है, 10 to 12। फिर इसका पाथ कैसे होगा, मतलब रास्ता कैसे होगा जाने का, तो ध्यान से देखो, ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, है ना। यहाँ पे भी वही सेम चीज है। तो यहाँ पे जब स्पर्म बना तो स्पर्म बन के पहले कहाँ गया, वास एफरेंशिया में गया, जो कि 10 to 12 नंबर्स तक की रहती है। फिर वहां से कहाँ आया बच्चों, किडनी में,
है ना। किडनी में आने के बाद यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, एक कॉमन पाथ है जिसका नाम मैंने जब तुम्हें इनका किडनी वाला बता रही थी पार्ट, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम बता रही थी, तो मैंने क्या बोला था कि यार यूरेटर ना कॉमन पैसेज है यूरिन, मतलब उनका वेस्ट के लिए भी, प्लस उनका स्पर्म, मतलब उसको तभी हमने वर्ड यूज किया था यूरोजेनाइटल, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे इसलिए देखो लिखा गया यूरोजेनाइटल, मतलब कि ये क्या लेके आ रहा है, किडनी से दो चीजें लेके आ रहा है, एक वेस्ट भी लेके आ रहा है तो दूसरा स्पर्म भी लेके आ रहा है। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है। फिर वो यहां से सीधा दोनों, है ना, दोनों साइड से अपन बात कर रहे हैं, यहां से सीधा एक सिंगल ओपनिंग है जिसको हमने क्या बोला है, क्लोएका या फिर क्लोइकल अपर्चर, जहां से फिर वो बाहर निकलता है। ठीक है, अब उसी का ही अपोजिट पूरा कौन सा है तुम्हारा, फीमेल वाला। फीमेल में प्रॉपर तुम्हें अलग से एक ओविडक्ट दिख रहा है, यूरेटर ये है, यूरेटर ये है तो ओविडक्ट ये है ना। तुम्हारे ओवरी और ओवा अलग दिख रहा है ना, यहाँ पे इजीली समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आके वो क्लोएका एक ही हो जाता है, लेकिन पैसेज अलग है। एग को निकलने के और वेस्ट को निकलने के पैसेज अलग अलग है। जहां से वेस्ट निकल रहा है वो यूरेटर है, जहां से एग्स आ रहे हैं उसको ओविडक्ट बोला गया है। ठीक है, लेकिन सीधा क्लोएका से रहा है, लेकिन यहाँ पे यूरेटर ने दोनों काम करके रखे हैं बच्चों, है ना। यहाँ पे वेस्ट भी निकाल रहा है और स्पर्म भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो इनके पास क्या रहता है, पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टीज रहती है, जो कि आपको किडनी के ऊपर वाले पार्ट में देखने को मिलती है ना। आपको बहुत सारी फोल्डिंग्स देखने को मिलेगी, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया है मेसोर्कियम, है ना। 10 से 12, है ना, मैंने जैसे कि बताया 10 से 12 वास एफ्रेंशिया रहता है, जो कि कहाँ पे किडनी साइड में देखने को मिलता है। और ये सीधा कहाँ ओपन होता है, बीडर्स कैनाल। मतलब बीडर्स कैनाल एक ऐसा कैनाल है जो स्पर्म को ट्रेवल करने में बच्चों हेल्प करता है। ठीक है, वाटरवे कैनाल है जो कि किडनी के पास प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वहां पे ये क्या करता है, स्पर्म को ट्रेवल करने में हेल्प करता है। इट फाइनली कम्युनिकेट्स विद द यूरोजेनाइटल डक्ट दैट ओपन्स इनटू द क्लोएका। जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही वो ट्रेवल करेगा तो वो यूरोजेनाइटल, जो एक कॉमन पैसेज है ना, जिसको यूरेटर, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं तुम्हें यूरेटर वर्ड बता रही थी, यहाँ पे यूरोजेनाइटल बोला। तो यूरोजेनाइटल मतलब यूरिन मतलब वेस्ट भी, और जेनाइटल मतलब कि इनका वो स्पर्म भी। ठीक है, तो ये कहां जाके ओपन हो रहा है, क्लोएका में। तो क्लोएका's फंक्शन इज टू पास द फीकल, है ना। क्लोएका के कितने सारे फंक्शंस है यार, बेचारा सारे काम कर रहा है। फीकल मैटर मतलब वेस्ट, यूरिन भी निकाल रहा है और साथ ही साथ में स्पर्म भी बाहर निकाल रहा है। वो एक कॉमन पैसेज है ना, वो एक कॉमन पैसेज है जो तीनों चीज निकाल रहा है, वेस्ट मटेरियल भी, यूरिन भी और स्पर्म भी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ किसकी, फीमेल की। तो यार ये इजी था, है ना। मतलब तुम लोग ऐसा मत सोचना कि यार ये बहुत लंबी कहानी थी। कहानी सिर्फ तुम्हारी बुक में दी गई है ना। उस कहानी को आसान मैंने बनाया है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरीज का पेयर, है ना, ओवरीज देखने को मिलती है। A couple of oviduct arises from the ovaries and open into the cloaca separately। हाँ यार, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अलग अलग खुलते हैं। ठीक है, जाते लेकिन क्लोएका में ही है। तो एक बार में फीमेल, है ना, 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम रिलीज करती है। और फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन आपको बाहर की तरफ देखने को मिलेगा। वाटर इज द मीडियम। मेंढक मान लो पानी में, मेल और फीमेल पानी में है, उसने अपने ओवा छोड़ दिए, एग्स छोड़ दिए, तो वाटर एक मीडियम है जो जाएगा और किससे जाके फ्यूज हो जाएगा, स्पर्म से। ठीक है, तो ध्यान से देखो, फर्टिलाइजेशन एंड मैच्योरेशन आर एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन दी वाटर, पानी में। तो डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं, फ्रॉग का डेवलपमेंट 8th क्लास में चले जाओ, तुमने मेटामॉर्फोसिस जरूर पढ़ा होगा बच्चों, लाइफ साइकिल, है ना, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, जहां पे तुमने देखा होगा कि एग्स है, फिर एग्स से फिर टेडपोल्स बन रहे हैं, है ना, लार्वल स्टेज आ रही है, फिर उसके बाद एक अडल्ट बना है। तो वही चीज बताई गई है। तो उस स्टेज को, लार्वल स्टेज को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस टेडपोल, और उसके बाद वो अडल्ट बनता है। तो ये मैंने ना तुम्हारे लिए एक लेके आई हूं ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना रहे। पहले तो उसने, ये फ्रॉग है फीमेल, उसने अपने अंडे छोड़ दिए, अंडे छोड़ने के बाद वो एम्ब्रियो बना, फिर एक टेडपोल बना, टेडपोल के पहले 2 पैर निकले, फिर टेडपोल के 4 बने, फिर धीरे धीरे करके ऐसे वो करके
क्या बना? फ्रॉग बना। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ साइकिल देख लो, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, दैट इंक्लूड एग, है ना, टेडपोल। वो टेडपोल को ही हम कौन सी स्टेज बोलते हैं? लार्वल स्टेज बोलते हैं बच्चों, है ना। ये टेडपोल की जो स्टेज है ना, इसी को ही अपन ने क्या बोला? लार्वल स्टेज। फिर लार्वल स्टेज के बाद ही क्या बनता है? एक अडल्ट फ्रॉग देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एग आर लेड बाय द फीमेल फ्रॉग इन वाटर टिपिकली इन द क्लस्टर्स और जिलेटिनस मास, इस तरीके से। ठीक है, नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एग हैचेस इनटू द टेडपोल aquatic larval with gills and tails for swimming। ठीक है, स्विमिंग के लिए क्या रहता है? गिल्स और टेल्स रहती है ना, रेस्पायर भी तो करना है इनको। सो टेडपोल्स अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस ड्यूरिंग विच दे ग्रेजुअली डेवलप लंग्स, जहां पे वो लंग्स बनाते हैं, लूजेस देयर गिल्स एंड ग्रो लेग्स, लेग्स भी बनते हैं, एंड फाइनली आपको वो टेडपोल जो रहेगा, एक आपको मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एक अडल्ट फ्रॉग देखने को मिलेगा, जो कि कहीं भी रह सकता है, चाहे वो पानी में, चाहे वो लैंड में। इजी है ना, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बता रही हूँ, चैप्टर वन ऑफ द इजी चैप्टर है। ठीक है, तो ये थी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, मेंढक। ठीक है, लिख लो इसको। नाउ अब यार इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि फ्रॉग जो है बहुत सारी चीज़ों में मेजर रोल प्ले करता है। इंसेक्ट खा लेता है, जो मन चाहता है वो खा लेता है, एंड हेल्प टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन एंड प्रोटेक्ट क्रॉप्स। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है तुम्हारा फ्रॉग। तो यार बच्चों, इतना इजी चैप्टर है ना, मैं मतलब बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यार ये सबसे इजी चैप्टर है जो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स में। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा कि डाइजेशन कैसा होता है बता दो, क्लोएका का काम क्या होता है वो ही बता दो, कुछ नहीं तो कम से कम ये इम्पॉर्टेंट है, ये बना दो, प्लीज़ बना दो, ये बना दो, ये दोनों बना दो, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको लिख लो, पूछ लिया जाता है बाद में, मत बोलना कि ये डायग्राम नहीं बताया मैम ने, इम्पॉर्टेंट है ये दोनों डायग्राम। पिछला वाला जहाँ पे ओवरव्यू था, ओवरव्यू किस में था? एक मिनट, चले मत जाना अभी, रुक जाओ, इसमें था ओवरव्यू, ये मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट लिखा था। तो यार कहने का मतलब ये है ना, ये चैप्टर इतना इजी है जहाँ पे तुम लोग को ये समझ में आएगा कि नहीं, ये सिर्फ कहानी दी गई है एनसीईआरटी में, लेकिन इस कहानी को आसान मानुश्री मैम ने बनाया है। ठीक है बच्चों, तो आराम से बैठो, पढ़ाई करो, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, और बाकायदा ये चैप्टर मुझे, इस पे तुम्हें फुल नंबर चाहिए है ना। चलो बाय।